हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आज फिर हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सलमान और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पर, फिजिक्स विद सलमान सर। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या कराएंगे? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म आपने पढ़ी लिया है, जिसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आज हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी आज की? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिया जाएगा? जैसे आप लोगों को पता है, जब भी किसी चीज़ के वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो डायरेक्शन नीड होती है उसकी। उस फिजिकल क्वांटिटी के हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे वो सब आज आपको बताएंगे। देखिए, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर, प्लेस्ड एट डिस्टेंस R। ठीक है, तो अब क्या होगा? Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, इसी तरह इधर भी फोर्स लगेगा, सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड, ये हमने लिख लिया F12। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कितना आएगा मैग्नीट्यूड में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है फोर्स, ये आप सबको पता है, मैग्नीट्यूड। अब जब भी हमें इसको डायरेक्शन लेनी है तो डायरेक्शन हम देखो कैसे लेंगे। अगर हम ये वाला फोर्स फाइंड कर रहे हैं F12, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 ये जब वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो इसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर लेंगे। देखो, पहले डायरेक्शन यहाँ पर दें, हम क्या लेट कर लेते हैं कि जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट से, वैसे तो R डिस्टेंस, अगर मैग्नीट्यूड में हम देखें तो R डिस्टेंस है, लेकिन जब हम डायरेक्शन लेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या लेंगे? R21 वेक्टर फॉर्म में, कि सेकंड चार्ज की डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड चार्ज की डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, तो क्या लिया जाएगा? R21। ठीक है, तो यहाँ पर वही डायरेक्शन हम लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी R21 कैप के फॉर्म में। तो ये डायरेक्शन आ गई। अब R21 का फॉर्मूला क्या होगा? R21 कैप का फॉर्मूला होगा R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R21। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, ये फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो ये फार्मूला हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। और इसको हम क्या लिख देंगे? R21 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R21। मॉडुलस ऑफ R21 किसके इक्वल है? R के, क्योंकि R21 का मैग्नीट्यूड और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में हमने कितनी ली हुई है? R ली हुई है, तो R21 मॉडुलस की जगह हम क्या ले लेंगे? R ले लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह, तो R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिखा हमने, और R21
यूनिट वेक्टर, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इनटू में r21 वेक्टर अपॉन r, तो r12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r21 वेक्टर। तो दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अभी हमने क्या लिया, r12 लिया। सिमिलरली करके हम ले सकते हैं, सिमिलरली F21, अब ये वाला ले हम, ये वाला फोर्स कितना होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r12 वेक्टर। क्योंकि आपके जो डायरेक्शन ली जाएगी वो ये ली जाएगी r12, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है इस पर, तो डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ये फोर्स लगा रहा था इस पर, तो डायरेक्शन ये आएगी। तो यहाँ पर बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ r21 था क्योंकि डायरेक्शन हमें ये लेनी थी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और r21 ये जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, तो हमें ये वाली डायरेक्शन लेनी है r12, तो वेक्टर r12 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि r12 इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स F21, दोनों इक्वल होंगे बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 चार्जेस लिए, q1 q2, r डिस्टेंस पर है, ये हमने फोर्स लिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहाँ पर हमने फोर्स लिया, फोर्स F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस r है। तो डायरेक्शन हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी, जब हम ये फोर्स फाइंड करेंगे F12, तो F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम क्या ले लेंगे, r21 वेक्टर ले लेंगे। तो यहाँ पर वो लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन है फोर्स की। ठीक है, और r21 का ये फार्मूला होता है, जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कि वेक्टर ऑफ r अपॉन मॉडुलस ऑफ r21, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड, जब भी वेक्टर पे मॉडुलस आएगा तो इट मीन्स इट इज़ द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड वी आर टेकन एज r, हमने r लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर देंगे r21 कैप की जगह, तो ये फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह सिमिलरली करके हमने r21 लिख दिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो नोट डाउन कर लिया, ओके। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसी भी चार्ज का। देखो जैसे मान लीजिए ये Q चार्ज है, ठीक है, अब इसके पास हमने एक Q0 चार्ज रख दिया। Q0 चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज है। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये बहुत छोटा होता है। तो अब क्या होगा कि जब इसको टेस्ट चार्ज को इसके नियर रखेंगे तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स लेकर इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसने फोर्स क्यों लगाया, तो इसका मतलब ये क्या है, थोड़ा सा सोचो इसको, इसने इस पर फोर्स क्या लगाया, क्यों लगाया, तो क्या बता सकते हो आप। यानी कि जब भी इसको इसके नियर लाएंगे तो इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है
कि इसका कोई ना कोई एक ऐसा रीजन है कि जब भी हम इस चार्ज के रीजन के अंदर दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो उसको ऑलवेज क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। इफ़ेक्ट किस तरह से कि उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो चाहे रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, वो तो डिपेंड करेगा नेचर पे। ठीक है, तो जब भी हम टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को इसके रीजन में लेकर आएंगे तो इसको इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि अब इस चार्ज को हम चाहे यहाँ ले आएँ, यहाँ कहीं भी रख दो, ठीक है, कहीं भी रख दें तो ये क्या हुआ, एक रीजन हुआ। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक 3D रीजन है। 3D मतलब चारों तरफ होगा तो वो 3D हो गया। क्या एक 3D रीजन है इन विच व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज ब्रिंग तो दैट चार्ज ऑलवेज इफेक्ट टेस्ट चार्ज, तो दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक रीजन है किसी भी चार्ज का, ठीक है, जिस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल करेगा। क्लियर है? ओके। अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, एक रीजन हो गई। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द रीजन ऑफ अ चार्ज in which it attract or repel a test charge। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सिंपल वर्ड में मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। अब बात यह है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, भाई मैग्नीट्यूड तो ज़रूर होगा। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड ज़रूर होता है। तो उस मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। चार्ज हमने यहाँ पर क्या लिया है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब बात ये आती है कि आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि ये जो टेस्ट चार्ज है क्या ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो दूसरा चार्ज है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आंसर है नो। क्यों है आंसर नो? आंसर नो इसलिए है क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसकी वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर पाता, यानी उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। यहाँ पर देखो हमने शो कर दिया कि दैट टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल, और कितना स्मॉल है, नियरली ज़ीरो। क्यू नॉट टेंड्स टू ज़ीरो मतलब क्यू नॉट की वैल्यू नियरली ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, नियरली ज़ीरो है, इतना छोटा है। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर क्या लगाया, एरो, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
तो इसका आंसर है, हम दो तरह से इसका आंसर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। यानी फोर्स अगर अट्रैक्टिव है तो इनसाइड होती है, आपको पता ही है, ठीक है। और अगर फोर्स रिपल्सिव है तो आउटवर्ड होती है फोर्स की डायरेक्शन। वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड। अब देखो कैसे लेंगे इसको, फोर्स इसकी डायरेक्शन को। देखिए ये चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q0, ये Q0 है। तो ये Q इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो भी क्या होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की है। क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फोर्स की डायरेक्शन में होगी, यानी आउटवर्ड। तो पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो मैंने बताया ना आपको, दो तरह से हम उसकी डायरेक्शन ले सकते हैं, या आप कह लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ये कह लें कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगी, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर ये नेगेटिव चार्ज है -Q, और यहाँ पर ये हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, तो अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि -Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी, यानी अंदर की तरफ आती हुई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रहेगी आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। आउटवर्ड और इनवर्ड ये ध्यान रखें, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है, ऐसे भी आप याद कर लो, जैसे आपको इजी लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर करेंगी, सबमर्ज होंगी, इमर्ज सबमर्ज, नेगेटिव चार्ज में सबमर्ज और पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज, बाहर निकलेंगी, अंदर आएंगी नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्लियर है, नोट कर लें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge, due to a point charge at a point, at a point, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है किसी भी पॉइंट पर। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट लिया है P, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यह हमें फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहाँ पर क्या ला के रख दो, एक टेस्ट चार्ज ला कर रख दो। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला कर रख दिया Q0। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पर क्या करेंगे,
पॉइंट चार्ज लाकर रख देंगे। अब ये वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, यानी ये जो क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो देखो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू कितना होगा। अब ये फोर्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यही फोर्स आएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ कर लें जो अभी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, F अपॉन क्यू नॉट। F की वैल्यू पुट कर दें, यानी जो फोर्स हमने यहाँ फाइंड किया 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में एक चीज़ ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए चार्ज क्यू है, यानी जिस चार्ज की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वही चार्ज हमें लेना है। क्यू नॉट तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें टेस्ट चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न्यूमेरिकल में हम इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे क्योंकि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये देखें कि जैसे भी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होंगी, आउटवर्ड होंगी पॉजिटिव चार्ज से। अब इमर्ज हो रही हैं तो कहाँ तक ये जाएंगी, यानी कि किस पॉइंट पर जाकर ये एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर जाकर ज़ीरो होती है, यानी ख़त्म होती हैं, एंड होती हैं। तो देखो फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम R कुछ भी रखें कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी E की, लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐसी है जो हम R की यहाँ पर रखें तो ये E की वैल्यू ज़ीरो आएगी, और वो स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, इन्फिनेटिव। कि यहाँ पर अगर हम इन्फिनेटिव पुट कर देते हैं तो इन्फिनेटिव के केस में E की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। E की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनेटिव पॉइंट पर जाकर ज़ीरो होती है। इन्फिनेटिव पॉइंट से पहले उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन ये बात है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कम होती रहेगी, क्योंकि यहाँ इन्वर्स आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस आ रहा है। तो जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती रहेगी, और इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, एक चीज़ और देखो, स्पेशल केस समझ लें इसको। क्या है, देखें कि इफ़
R इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू 0 रख देते हैं तो यानी अपॉन में 0 आएगा, और अपॉन में जब भी 0 आता है तो वैल्यू क्या बन जाती है, इन्फिनेटिव बन जाती है। तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन्फिनेटिव। अब इसका क्या मीनिंग है, R इक्वल्स टू 0 तो E इक्वल्स टू इन्फिनेटिव। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये चार्ज है, R कुछ नहीं है, 0 है, यानी इसी चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, यानी चार्ज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। चार्ज से जब थोड़ी सी डिस्टेंस पर हम चलते रहेंगे डिस्टेंस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फील होती रहेगी। ठीक है, तो इनसाइड द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जब इन्फिनिटी पर पहुंचेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। दो केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी R इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दोनों ही पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्फिनिटी पर 0 और एट द चार्ज नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको नोट करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब इसमें आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, सेम इसी तरह है जैसे आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के एक चार्ज है और उसके चारों तरफ अगल बगल बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, तो इस चार्ज पर नेट फोर्स जब हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम। वही सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एक पॉइंट है, मान लीजिए ये P, और इस P पॉइंट के चारों तरफ या कहीं भी हमने चार्जेस रख दिए। मान लीजिए ये चार्ज Q1 इधर रखा हमने R1 डिस्टेंस पर, R2 डिस्टेंस पर ये चार्ज Q2 रखा, R3 डिस्टेंस पर चार्ज Q3 लिया। इसी तरह बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हमें। P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू ऑल द पॉइंट चार्जेस। तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E1, ये वाली चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E3, और बहुत जितने भी चार्जेस हैं, अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं सारे चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ, और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी यहाँ पर, ई नेट। ई नेट क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैं उन सब का वेक्टर सम, उन सब का क्या होगा, वेक्टर सम। ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रिक सम नहीं है, वेक्टर सम है। वेक्टर सम है तो वेक्टर सम वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक पॉइंट पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी उन सबको हमें क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर है, गुड। चलिए अब इन पर न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम
10 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट पी। मिड पॉइंट पी है ये, यहाँ पर इस मिड पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, यानी क्या फाइंड करना है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट पी। मिड पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, पहले पी पॉइंट पर हमें क्या लेना पड़ेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बोल रहा हूँ, है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप ध्यान रखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, इंटेंसिटी को भी। तो हमें क्या करना है, पहले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देखो। अगर डायरेक्शन सेम आ रही है तो ऐड कर देंगे, और डायरेक्शंस डिफरेंट आ रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन आ रही है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो +2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ई ए ले लो इसको, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, तो हमने क्या ले लिया, ये ई ए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पी पॉइंट पर, ये भी क्या होगी, इनवर्ड होगी, तो ये ई बी आ गई। ठीक है, नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड और पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, अब ये दोनों डायरेक्शन सेम हो रही हैं। जब दोनों डायरेक्शन सेम हो रही हैं तो इट मीन्स कि हम दोनों को प्लस कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब पहले ये देखो आप, ई ए और ई बी दोनों सेम होंगे, क्योंकि दोनों पर चार्ज क्या है, सेम है। +2 -2 सेम चार्ज है, बस नेचर का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड में सेम है, और दोनों सेम डिस्टेंस पर है पी पॉइंट से, क्योंकि ये भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और ये भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो 10 का हाफ करेंगे 5 हो जाएगा। तो ए और ई बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्यू भी हमें किस में दिया है, माइक्रोकूलम में दिया है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें ध्यान रखना, जैसे क्यू हमें क्या गिवन है, +-2 माइक्रोकूलम है, तो +-2 × 10⁻⁻6 कूलम से मल्टीप्लाई कर। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व कर लें, 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू × 2 × 10⁻6 अपॉन 25 × 10⁻4। तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 18/25 × 10⁻9 - 6 + 4, तो 18/25 × 10⁻, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 7 Nc-1। ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, Nc-1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें, मैं डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.72 × 10⁻7 Nc-1। ठीक है, ये ई ए और ई बी की वैल्यू आ गई। तो हमें तो फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई नेट कितना आ जाएगा, ई ए प्लस ई बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे
तो 0.72 इंटू 10⁻7 प्लस 0.72 इंटू 10⁻7, तो कितना आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻7 या 14.4 इंटू 10⁻6 Nc-1 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके मिड पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी 14.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, समझ आया? ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड कर लें। ठीक है, डायरेक्शन अगर सेम आ रही है तो प्लस कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो माइनस कर देंगे, और डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, अपोजिट नहीं है, किसी एंगल पर है, तो फिर हम वहाँ पर वेक्टर सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वही यहाँ पर हमने सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड की, प्लस से आउटवर्ड, माइनस से इनवर्ड। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन सेम आ रही हैं तो दोनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, और उससे पहले हमने क्या किया, ए और ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक, और किस फार्मूले से फाइंड की, देखो जो अभी फार्मूला हमने फाइंड किया था, E A इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले से ही हमने फाइंड की है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, समझ आ रहा है? गुड, नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया? गुड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमें इक्विलेटर ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी, जिसकी साइड ए है। वर्टेक्स बी पर चार्ज रखा है, एक मिनट, वर्टेक्स बी पर चार्ज रखा है +6Q, और वर्टेक्स सी पर चार्ज रखा है -8Q। ये दो चार्ज है बी और सी पर। फाइंड क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, वर्टेक्स ए। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी देखो, आगे उसी तरह क्वेश्चन जैसे हमने कूलॉम्स लॉ में किए थे, वही सेम उसी तरह यहाँ पर होने हैं जैसे कूलॉम्स लॉ में किए थे। कि आप क्या करो, जिस भी पॉइंट पर या वर्टेक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कितनी कितनी आ रही हैं और किस डायरेक्शन में है, फिर उसका हम क्या कर देते हैं, वेक्टर सम कर देंगे। तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। देखो कैसे करेंगे, +4Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, ए पॉइंट पर आउटवर्ड हो जाएगी, ये बी पॉइंट से, बी वर्टेक्स से, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, जो कि नेगेटिव है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा,
ई नेट। अब वो कैसे निकालेंगे ई नेट? इनका वेक्टर सम हो जाएगा ई बी और ई सी का। अब यहाँ पर भी ई बी और ई सी दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर चार्ज आपके डिफरेंट हैं। भले ही डिस्टेंस सेम है सबकी ए, लेकिन चार्ज क्या डिफरेंट है। यहाँ पर 6Q चार्ज है और यहाँ पर 8Q चार्ज है। तो ई बी और ई सी की आप वैल्यू फाइंड करें पहले। कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q/a²। ये तो ई बी हो जाएगा। और ई सी कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q/a²। ये ई बी और ई सी की वैल्यू आ गई। अब इनका वेक्टर सम कर देंगे तो ई नेट आ जाएगा, यानी ई नेट इक्वल्स टू अंडररूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2EB ई सी कॉस थीटा। इनके वैल्यूज़ पुट कर दें। ई बी कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q/a² का होल स्क्वायर प्लस ई सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q/a² का होल स्क्वायर प्लस 2EB ई सी कॉस थीटा। 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6Q/a² इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q/a² कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 120 डिग्री। भाई इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? ये 120। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, आपको पता होगा 120 डिग्री। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो चीज़ कॉमन आ रही है इन तीनों टर्म में उसको कॉमन ले लें। देखो एक तो कॉमन क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। दूसरा Q कॉमन आ जाएगा और तीसरा a² भी कॉमन आ जाएगा। और ये कॉमन जो आएंगे वो होल स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचेगा? देखो यहाँ पर क्या बचेगा? 6²। यहाँ पर क्या बचेगा? 8²। और यहाँ पर क्या बचेगा? एक तो 2 बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा 6, 2 इंटू 6 इंटू 8 और इंटू कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू आप पुट कर दें -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर लें। देखो ये होल स्क्वायर बने में है, ये वाला टर्म किसमें? होल स्क्वायर में है, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a²। और अंडर रूट में क्या बचेगा? अंडर रूट में ये है 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8² 64 और -48। 8 6 या 48 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a² इंटू अंडर रूट में कितना बचेगा? ये 100 हो जाएगा। 100 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 52 Q/a²। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियरली समझ में आया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, जैसे हमने क्या किया, कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी करने हैं। तो इनकी और आप प्रैक्टिस करें
ठीक है। और बाकी मैं और देखता हूँ कि अगर मैं बना सकता हूँ और क्वेश्चंस की वीडियो, कुछ जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो, तो वो मैं आपको लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल्स की वीडियो आएगी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय एवरीवन, गुड बाय, बाय बाय।